हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आपको कैसा लगा फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो आप ये बताइए। और हाँ, मैं काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि मैडम दोबारा से क्लास लेके आने लग गए हैं, दोबारा से पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए एक नई सीरीज लाए हैं। तो आप सबका ये फर्ज बनता है और आप सबको ये काम मैं दे रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और बताओ सबको कि मैडम दोबारा से आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाकर लाई है और रेगुलर रोज़ 8 बजे क्लास आती है मैडम की, ठीक है। तो आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे ना, उसी के आगे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, एकदम साधारण से या सरल से दिखने वाले क्वेश्चन नहीं है। इनको पढ़ के आपको एकदम से मजा आ जाए वैसा नहीं है। ये आपको उलझा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। और जहां पर आप उलझते हैं समझो कि बस वहीं से बात बनती है। तो देखिए, एक बार पढ़ लीजिए आप। ओके, एक बार पढ़ लीजिए कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे संप्रदाय के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे प्रवर्तकों के नाम दे रखे हैं कि कौन से संप्रदाय का कौन सा प्रवर्तक है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो देख लीजिए फटाफट से और इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। मैं अगर मेरे तरीके से आपको समझाऊं तो बाबरी पंथ है, बाबरी पंथ को देखते ही यहाँ पे मिलान कर दीजिए। बाबरी साहिबा, ठीक है। ए के सामने फोर्थ देखो फटाफट से, किसमें? ए के सामने फोर्थ सिर्फ ए विकल्प में, बाकी किसी में भी नहीं है, सबको क्रॉस कर दो। ये लो, तुरंत फटाफट से इसमें आंसर मिल गया। लेकिन कैसे? क्योंकि मुझे 100% इसकी जानकारी थी कि बाबरी पंथ, बाबरी साहिबा इसके प्रवर्तक है, इसीलिए मैंने फटाफट आंसर बता दिया। अगर आपको नहीं पता, आप इनमें से तीनों में से जिसको भी जानते हो अच्छे तरीके से, जैसे कि मान लो आप सनक संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके है निम्बकाचार्य, ठीक है। उसी तरीके से आप जिसका चाहे मिलान कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे है माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो दोस्तों विष्णु स्वामी। इस तरीके से आप इनका आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे राज छुपाए रखते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। हाँ, ये देखिए, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है और सूफी काव्य से क्वेश्चन है दोस्तों। सूफी काव्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप से पूछे जाते हैं, उनके अर्थ से रिलेटेड। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे सूफी शब्द दे रखे हैं और उससे संबंधित उनका अर्थ दे रखा है। और आपसे यही पूछा गया है कि सफ का अर्थ क्या है, सफा का अर्थ क्या है, सूफ का अर्थ क्या है और सुफा का अर्थ क्या है, ठीक है। इधर अर्थ भी दे रखा है, चबूतरा, पंक्ति, पवित्रता, ऊन। तो आप एक बार इसको देखिए, नोट करें फटाफट से। मैं समझा? हाँ, मुझे लाइव का ऐसा याद रहता है, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, मैं आपको फटाफट से करवा देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइव चल रहा है, तो लाइव नहीं चल रहा है भाई। यहाँ पे देखिए आप, सफ के अर्थ की अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, तो सफ का अर्थ यहाँ पे है पंक्ति। क्या है दोस्तों? पंक्ति है। क्या है? पंक्ति। तो पंक्ति कहाँ दिखाई दे रही है? ए का मिलान हमने किया सेकंड से, सफ का अर्थ पंक्ति होता है। तो ए के सामने सेकंड कौन से विकल्प में है, आप एक बार देख लीजिए। ए के सामने सेकंड आपका है, एक तो बी में और सी में, ए में नहीं है और डी में नहीं है, मतलब कि ये क्रॉस है। ये आपके आंसर नहीं होने वाले। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे सफा की, ठीक है, तो सफा का अर्थ क्या होता है? पवित्रता होता है। क्या होता है? पवित्रता होता है। बी का मिलान हमने किया थर्ड से, तो बी के सामने दोनों में थर्ड है। अभी भी हमें अपने उत्तर की जानकारी नहीं है कि कौन सा उत्तर है, बी है या सी है, ठीक है, कोई बात नहीं। सूफ की बात करते, ठीक है। सूफ, सूफ का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए, एक होता है सूफ और एक होता है सूफा। तो इसका अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। हमने सी का मिलान किया फोर्थ से। सी के सामने फोर्थ कहाँ है दोनों विकल्प में से? सिर्फ बी विकल्प में फोर्थ नजर आ रहा है, सी में नहीं है, तो ये सी भी आपका यहाँ पे क्रॉस हो गया। मतलब आपको आंसर पता चल गया कि आपका आंसर इसमें बी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सॉरी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये आंसर पता चल गया तो आप बाकी वाली चीजों को क्लियर ना करें, ठीक है। सुप्पा का अर्थ होता है चबूतरा। देखो, चार यहाँ पे शब्द दे रखे, चार शब्दों के अर्थ तो आपको मालूम हो गए कि सुप्पा का अर्थ चबूतरा है, सुप का ऊन है, सफा का पवित्रता है और सफ का पंक्ति है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक है सूफा। क्या है? सूफा। क्या है? सूफा। और इस सूफा का अर्थ होता है, एक अरब जाति है जिसको सूफा बोलते हैं, ठीक है।
इसके अलावा सफ लिख लिया आपने, सफा लिख लिया, सूफ लिख लिया। एक है दोस्तों सुफा, क्या है? एक है सुफा, और इसका मतलब होता है एक अलग प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की भक्ति करने की पद्धति। ठीक है, विशिष्ट प्रकार की भक्ति करने की पद्धति इसको आप बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी जो दे रही हूँ उसको नोट कर लो। ये आपको कोई बताने वाला है नहीं, और ये ही है जहां से आप क्वेश्चन को क्रैक करते हो, मतलब कि एग्जाम क्रैक करते हो क्वेश्चन को ठीक करके। ठीक है, इसके अलावा एक आता है सोफिया। क्या आता है? सोफिया। और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान का प्रतीक। क्या है दोस्तों? ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, सोफिया का अर्थ क्या है? ज्ञान का प्रतीक। तो यहाँ पे आपको चार जो शब्द है उनका अर्थ तो मालूम हुआ, लेकिन साथ में मैंने तीन और लिखा है, सूफा, सुफा और सोफिया। इनका अर्थ भी आपको मालूम हुआ, और वो भी काफी अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से ना आप इन सारी चीजों को समझते चले, पढ़ते चले, जानते चले, अच्छे तरीके से इनका अर्थ समझते चले, क्योंकि ये अर्थ है ना आपके बहुत काम आने वाला है, इसीलिए। ठीक है, अब चलते हम आगे की तरफ। अच्छा, एक आपने ये नाम सोफिया है ना, सोफिया से मुझे याद आया अचानक से कि हम जब सूफी काव्य को पढ़ते हैं तो यहाँ पर 8वीं सदी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक कवित्री आपको मिलती है जिसकी तुलना हम किससे करते हैं? मीराबाई से करते हैं। ठीक है, सूफी संत है वो, और उनकी तुलना हम मीराबाई से करते हैं, तो उनका नाम है राबिया। क्या है दोस्तों? राबिया। क्या है? राबिया। ठीक है, 8वीं सदी की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध सूफी संत है ये राबिया, और इनकी तुलना हम मीराबाई से करते हैं, और इनसे क्वेश्चन आता भी है। ये मुझे जैसे ही मैंने सोफिया लिखा तो मुझे ये राबिया याद आ गया, तो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि यहाँ पे अवस्था दे रखी है और उसके हाल की दशा दे रखी है। आपको यहाँ पे बताना क्या है? आपको ये बताना है कि ये जो अवस्था है, किस अवस्था की कौन सी दशा है हाल की। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक बार फटाफट से मैं आपको समझा देती हूँ इसको। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी भी दूंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको एडिशनल जानकारी भी दूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। कई बार तो क्या होता है दोस्तों, इन चारों को देकर पूछा जाता है कि इन चारों का सही क्रम क्या है। ठीक है, लेकिन वो बाद में बताऊंगी, पहले इस क्वेश्चन को ठीक करवा दूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शरीयत की, तो इसकी जो हाल की दशा उसको नासूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नासूत। तो ए का मिलान हमने थर्ड से किया, ए के सामने थर्ड किसमें? सी विकल्प में और डी में, मतलब कि ए और बी तो आपका बिल्कुल क्रॉस हो चुका है, यहाँ पे कट चुका है। इसके बाद हम तरीकत की बात करें, तो इसके हाल की जो दशा है वो है मलकत। क्या है? मलकत। अब देखो, बी के सामने भी दोनों में फोर्थ है, तो अभी तक भी हमें अपने उत्तर का मालूम नहीं हुआ कि उत्तर कौन सा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, हकीकत की बात करते हैं। तो हकीकत के हाल की दशा है लाहूत। क्या है? लाहूत। सी के सामने देखो फर्स्ट कौन से विकल्प में? ये तो पहले ही क्रॉस हो चुका है, इसलिए हम इसको तो देखेंगे ही नहीं। सी के सामने फर्स्ट सिर्फ डी विकल्प में है दोस्तों। ठीक है, सी में नहीं है, तो सी यहाँ पे आपका क्रॉस हो चुका, और आपका आंसर आपको मिल गया कि आपका आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, इसके अलावा मारिफत की बात करें तो इसके हाल की दशा है जबरूत। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है उसको समझिए एक बार। देखिए, समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले शरीयत की, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कर्म कांड से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी हाल की दशा को हम नासूत बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, उनमें जो विधि है और जो निषेध है, मतलब जिस चीज को मना किया गया है, जो विधि बनाई गई है, उसके विधान का कैसे पालन करें, ये बताया गया है शरीयत में। वहीं पे हम तरीकत की बात करें, ठीक है, तो इसके हाल की दशा तो आपको पता है कि मलकत है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बाहरी आकर्षण है, जो बाहरी चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है, उनका परित्याग करना, उनको त्याग देना, उनको बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, और अपने मन में, अपने हृदय में, ठीक है, वो बोलते हैं कि दिल में शुद्धता लाना, इस बात पे जोर दिया जाता है तरीकत में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये कर्मकांड से रिलेटेड है। यहाँ पे हृदय की शुद्धता की बात की जाती है। अगर हम हकीकत की बात करें, ठीक है, तो हकीकत में जब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो यहाँ पर
ये है कि आपके सामने जो चीज मौजूद है, एक तरीके से एक लाइन में बोला जाता है कि सम्यक दृष्टि प्राप्त करना, ठीक है। सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के ऊपर ये जोर दिया जाता है इसमें। मारिफत की बात करें तो ये जैसे आप सिद्धों को पढ़ते हो वहां पे, तो सिद्धावस्था की जो स्थिति होती है, ठीक है, इसकी जो मतलब कि हाल की दशा है वो जबरूत है, तो यहाँ पे सिद्धावस्था की स्थिति की बात की जाती है। ये देखो मैंने जो बताया वो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। यहाँ पर या तो इनका मिलान पूछा जाएगा हाल की दशा से, या फिर इनका सही क्रम पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका सही क्रम ऑलरेडी यहाँ पे सही दे रखा है, ये ही इनका क्रम है सही। सबसे पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर हकीकत, फिर मारिफत, ठीक है, ये ऑलरेडी इनका सही क्रम है। तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर ले, देख ले, पढ़ ले, समझ ले और जान ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मतलब बहुत सारे एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इनका अर्थ बता दूंगी आपको और डिटेल में। आगे चलते हैं। यूँ देखिए, यहाँ पे सूफी रचना दे रखी है और उसको मानने वाले विचारक है। किसने कौन सी रचना को पहली सूफी रचना माना है, बस ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एडिशनल जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आप इसको एक बार कर लीजिए कि क्या है इसका सही आंसर। हंसावली की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको प्रथम सूफी रचना मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, ठीक है। तो एक के सामने देखिए जरा फोर्थ कौन से विकल्प में है। एक के सामने फोर्थ सिर्फ एक ही विकल्प में, ठीक है, बी विकल्प में, बाकी किसी में नहीं है, तो सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पे और आपको एक ही बार में आंसर मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने आंसर को निकाल कर बाकी वाली चीजों को नहीं समझेंगे। हाँ, एग्जाम में भले ही नहीं करो, लेकिन यहाँ तो आपको सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, जानना होगा, ठीक है। इसके बाद सत्यवती कथा की बात करते हैं, तो इसको प्रथम रचना मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। चंदायन की अगर हम बात करते हैं तो इनको मानते हैं राम कुमार वर्मा जी, और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे पद्मावत के पात्रों के नाम दिए गए एक तरफ, और एक तरफ उसके प्रतीक, मतलब कि नागमती को किसका प्रतीक माना है, पद्मावती को किसका प्रतीक है, सिंगल दीप किसका प्रतीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आपको इसमें तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको तो आप देखते ही ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी अ, देखिए एक बार आप, नागमती किसका प्रतीक मानी गई है, पद्मावती किसका प्रतीक मानी गई है, और सिंगलदीप, और सॉरी सिंगलगढ़ और रतन सेन, ठीक। जो भी आपको आता है आप उसका मिलान सबसे पहले करें। जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि मेरे हिसाब से चले, आपको जो आता है आप उसके तरीके से कर सकते हैं। तो बताइए भाई, यहाँ पे रत्न सेन तो मन के प्रतीक है, देखते ही आपको पता चल गया होगा। तो डी के सामने फर्स्ट देखो कौन से विकल्प में, डी के सामने फर्स्ट एक तो सी में और एक डी में, मतलब कि ए और बी दोनों यहाँ पे कट चुके हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं आपके, कि ये आंसर नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, जिससे भी मिलान करना चाहे उसको देखिए एक बार, ठीक है। सिंगलगढ़ की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करती हूँ पद्मावत की, ठीक है, पद्मावती की मैं बात करती हूँ। पद्मावती किसका प्रतीक है, बताएगा कोई, बताइए, बुद्धि का, बिल्कुल। तो यहाँ पे पद्मावती किसका प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। आप देखो जरा बी के सामने थर्ड कौन से ऑप्शन में, इन दोनों में से बी के सामने थर्ड कौन से ऑप्शन में, बी के सामने थर्ड, तो बी के सामने थर्ड डी ऑप्शन में, सी में नहीं है, ये क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन बाकी सबको भी तो मिला लीजिए एक बार, ठीक है। नागमती आपका यहाँ पे संसार से या दुनिया के धंधे से, भारी दुनिया से इसका प्रतीक माना गया है। सिंगलगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इसका प्रतीक है हृदय, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी भी और बहुत सारे ऐसे विकल्प आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो इसके अतिरिक्त अलग विकल्प आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको कुछ और भी यहाँ पे एडिशनल जानकारी होनी चाहिए कि कौन किसका प्रतीक है। मैं आपको बता दूं एक बार, रतन सेन हो गया, पद्मावती होगी, ठीक है, नागमती हो गई, सिंगलगढ़ हो गया, चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है दोस्तों, तन का, तन मतलब कि शरीर का, ठीक है, तन मतलब शरीर का प्रतीक है। हीरामन तोता, हीरामन तोता का किरदार बड़ा ही खास है, आपको पता होगा। ये किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। जो बच गए हैं इन चारों से अतिरिक्त वो लिखवा रही हूँ ताकि आपको पता हो। यहाँ पे आते हैं राघव चेतन, राघव चेतन किसके प्रतीक है,
शैतान के, आसुरी शक्तियों के, किसके? आसुरी शक्तियों के, मतलब कि शैतान के प्रतीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिंघल दीप लिख लिया हमने, हृदय का प्रतीक है। ठीक है, ओके। हाँ, अलाउद्दीन, ये पेन कभी कभी गड़बड़ करता है, इसकी सेटिंग मुझे एक बार देखनी पड़ेगी। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किसके प्रतीक है? माया के प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि पद्मावती आपकी बुद्धि की प्रतीक हो गई। ठीक है, नागमती आपकी संसार की प्रतीक हो गई। ठीक है, मतलब सांसारिकता की प्रतीक हो गई। सिंगलगढ़ हृदय का, रत्न सिंह मन के, चित्तौड़ तन का, तन मतलब शरीर, हीरामन तोता गुरु के, राघव चेतन शैतान के, अलाउद्दीन खिलजी ये आपके माया के प्रतीक हो गए। तो यहाँ पे आपको सभी का आइडिया हो गया ओवरऑल। ऐसा नहीं है कि ये 4 पूछे गए तो ये ही 4 एग्जाम में दोबारा पूछे जाएंगे, नहीं। हो सकता है इन 4 में से 1-2 यहाँ से ले लिया जाए, 1-2 यहाँ से ले लिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। तो आपको तो जानकारी सभी की होनी चाहिए ना, होनी चाहिए या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप सच में पेपर पास करना चाहते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल एग्जाम का स्वरूप बदल गया है और आपको वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरीके का पूछा जा रहा है आपको वो पढ़ना है। तो प्लीज पढ़ने के तरीके में बदलाव कीजिए। ठीक है, अच्छे से चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे चीजों को तब तक आपके समझ में नहीं आने वाली। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन करते रहो और बड़े खुश होते रहो कि हमें तो आ गया सब कुछ। ऐसे नहीं आने वाला है, आएगा, लेकिन एक तरीका उसका समझो, एक पैटर्न उसका समझो कि कह क्या रहा है वो वहां पे। तो देखो यहाँ पे सूफी शब्दावली दे रखी है और उसका तात्पर्य मतलब उसका अर्थ दे रखा है। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द है? एक तो रिजा है, समा है, पीर है और खानखा है। तो आपको ये बताना है कि किसका अर्थ यहाँ पे है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने हो सकता है कि ये पढ़ा हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये ही 4 शब्द है जो अक्सर मतलब ये शब्दावली से रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, रिजा की। ठीक है, तो रिजा का अर्थ होता है ईश्वर को आत्मसमर्पण। क्या होता है? रिजा का अर्थ होता है ईश्वर को आत्मसमर्पण। ठीक है, अपन मतलब कि ईश्वर को समर्पित कर देना। समा की अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे समा का अर्थ आपका भक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, संगीत भक्ति से, संगीत गोष्ठियों से, आध्यात्मिकता से रिलेटेड होता है। तो हम बी का मिलान किससे करेंगे? फर्स्ट से करेंगे। तो ये देखो, ए के सामने सेकंड किस किस में? ए के सामने इन दोनों में सेकंड है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बी के सामने फर्स्ट, इन दोनों में फर्स्ट है, मतलब अभी तक हमें अपने उत्तर का पता नहीं चला, हमने 2 का मिलान किया। पीर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, पीर का मतलब होता है एक तरीके से संत। ठीक है, संत या गुरु। ठीक है, उसको ही हम पीर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे सी का किससे? फोर्थ से। अब देखो, सी के सामने फोर्थ कौन से विकल्प में? इन दोनों में से कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि ऊपर के 2 ऑप्शन तो क्रॉस हो चुके हैं, इन दोनों में से आपको देखना है सी के सामने फोर्थ का है। तो यहाँ पे नहीं है, काट दीजिए इसको पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये क्रॉस हो चुके तीनों, आपको आंसर मिल गया कि आपका आंसर डी है। इसके अलावा हमारा लास्ट विकल्प बचता है यहाँ पे खान का। तो इसका मतलब है निवास स्थल से। ठीक है, इसका मतलब है कि सूफी संत जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे उनका निवास स्थल था, उसको खानका बोलते थे। ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे रचनाओं के नाम दिए और रचनाकारों के नाम दिए, बस आपको फटाफट से बता देना है कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, उदार राघव है, अनंग राघव है, प्रसन्न राघव है, उल्लास राघव है। चारों के नाम एक जैसे हैं, बस आगे का शब्द अलग है, पीछे सब में राघव लगा हुआ है। ठीक है, पीछे सब में राघव लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कमाल का है। देखिए एक बार आप, उल्लास राघव की बात करें, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे प्रसन्न राघव की बात करें, अनंग राघव की बात करें, जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसका मिलान कर दीजिए फटाफट से। ओके, जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ पे उदार राघव की। ठीक है, तो ये किसकी है? सोमेश्वर की। किसकी है? सोमेश्वर की। नहीं नहीं, माफ करना, सोमेश्वर की नहीं है, ये है साक्यमल की। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक कर देती हूँ।
उदार राघव की बात करें तो ये शाक्यमल की है, ना कि सोमेश्वर की। तो आप देखो ए के सामने थर्ड कौन कौन से विकल्प में, सी में और डी में, ठीक है, ए में और बी में नहीं है, ये आपके दोनों क्रॉस हो जाएंगे। इसके बाद अनंग राघव की बात करते हैं तो ये मुरारी की है, किसकी, मुरारी की। बी के सामने दोनों में ही फर्स्ट है, इसका मतलब अभी तक आंसर नहीं पता चला। प्रसन्न राघव की अगर हम आपसे बात करें तो ये जयदेव की है, किसकी है, जयदेव की। सी के सामने फोर्थ कौन से विकल्प में, सी विकल्प में, ठीक है, डी में नहीं, तो ये आपका क्रॉस हो गया। यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है कि आपका आंसर ये है। लास्ट में आपका बचता है उल्लास राघव, ठीक है, आपका लास्ट में उल्लास राघव है, ये है आपकी सोमेश्वर की। तो इस तरीके से आपको पता चला कि आपका आंसर यहाँ पे सी है। ओके, क्या हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये आगे। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, यहाँ पे भी रचना और रचनाकार का नाम है, फटाफट से मिलान कर दीजिए और बता दीजिए कि कौन सा यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। रघुनाथ चरित की अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी है, परशुराम देव की है, किसकी है, परशुराम देव की है। क्या हुआ, काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ। रघुनाथ चरित की बात करें तो ये परशुराम देव की है। ए के सामने फोर्थ देखो, ए के सामने फोर्थ एक तो सी विकल्प में, एक डी विकल्प में, ठीक है, ए में और बी में नहीं है, दोनों को काट देंगे। ओके, इसके बाद में हम आगे चलते, रघुनाथ लीला। देखो रघुनाथ चरित और रघुनाथ लीला थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। ये किसकी है, रघुनाथ लीला है माधव दास की, किसकी है, माधव दास जगन्नाथी। तो देखो ये दोनों तो हमारे कट चुके हैं पहले, ए और बी, तो यहाँ पे दोनों में ही सी है, मतलब अभी भी हमें अपने उत्तर का पता नहीं चला, ठीक है। इसके बाद में देखो षड ऋतु वार्ता, ठीक है, ये किसकी है दोस्तों, हरि राय की, किसकी है, हरि राय की। अब सी के सामने सेकंड देखो, सी के सामने सेकंड सिर्फ सी विकल्प में ही है, डी में नहीं है, तो डी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, ये आंसर नहीं है। लास्ट में आपका बचता है समयसार कलश टीका, ये है आपकी राजमल पांडे की। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी। अभी ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये आदिकाल और भक्ति काल के चल रहे हैं। अभी मतलब कि एक दो क्लास के बाद आपके बहुत प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं जहां से आपने पढ़ा है, क्योंकि हर कोई जब पढ़ना शुरू करता है तो वो आधुनिक काल से ही करता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको पढ़ने में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे रामायण दे रखी है, रामायण के नाम और उनकी भाषा आपको ये बताना है कि कौन सी रामायण की भाषा कौन सी है, और फिर उसका आपको कर देना है मिलान, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो रामायण है ये मुझे मतलब पर्सनली, जब मैं, आप सबको पता है कि निराला जी के बहुत करीब हूँ, उनका लिखा हुआ पढ़ना, उनके बारे में लिखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। तो ये उसी से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, इसीलिए मैं इसको अपने ज्यादा करीब मानती हूँ, ठीक है। क्यों मानती हूँ, सबसे पहले देखिए पहले मिलान कर लेते, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते। रंग रामायण है, कृतिवासी रामायण है, कंब रामायण है और भावार्थ रामायण है। कौन सी रामायण किस भाषा की है, कृतिवासी रामायण की अगर मैं बात करूँ तो ये बांग्ला की है, किसकी है, बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो बी के सामने फोर्थ कौन से विकल्प में, बी के सामने फोर्थ ना तो डी विकल्प में है ना ही सी विकल्प में, यहाँ पे देखो नहीं देखा ना, फोर्थ हमें नहीं देखा, ए में और बी में, ठीक है। कंब रामायण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंब रामायण है तमिल की, किसकी है, तमिल की। तो सी के सामने फर्स्ट देखो, सी के सामने फर्स्ट सिर्फ ए विकल्प में, ये तो पहले ही क्रॉस हो चुका है इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। अब ये वाला भी क्रॉस हो गया। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें मिलान सिर्फ यहाँ ए से ही स्टार्टिंग करनी है, जो आपको अच्छे से आता है आप उससे मिलान करें, ठीक है। जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आता है आप उसके साथ ही मिलान कीजिएगा। महाभारत रामायण की बात करूँ तो ये मराठी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। रंग रामायण की अगर मैं बात करूँ तो ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा भी दोस्तों ये आपका हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक मंगल रामायण और है, मंगल रामायण, और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये मराठी भाषा में, ठीक है, ये भी मराठी भाषा में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रसंग दे रखे और इधर कांड, जो आपके कांड है, लंका कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उनके नाम दे रखे। आपको मिलान करना है और बताना है। चित्रकूट सभा प्रसंग है, ये कौन से कांड में आता है? ठीक है, तो ये अयोध्या कांड में आता है। किस में आता है? अयोध्या कांड में। ए के सामने देखो थर्ड कौन कौन से विकल्प में, एक तो ए में है और एक सी में, मतलब कि बी उत्तर नहीं है और डी उत्तर नहीं है। ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो ये वाला प्रसंग है, ये कौन से कांड में है? ठीक है, तो ये किसमें है दोस्तों? लंका कांड में। किसमें है? लंका कांड में। अब देखो बी के सामने दोनों में ही फर्स्ट है, किसमें? ए में और सी में, और इन दोनों में से हमें आंसर ढूंढना है, तो अभी भी हमें अपने आंसर का नहीं पता चला। सीता अपहरण प्रसंग, सीता का जब अपहरण किया था, ये वाला प्रसंग है, ये कौन से कांड में? ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आ जाता है आपका अरण्य कांड में। किसमें है? अरण्य कांड में। तो सी के सामने फोर्थ देखो, सी के सामने यहाँ पे फोर्थ है, ये पहले ही क्रॉस हो चुका है, इसलिए इसको तो हम नोट ही नहीं करेंगे, और यहाँ पे फोर्थ नहीं है, मतलब ये क्रॉस हो चुका है। तो आंसर आपको पता चल गया कि ए है। लास्ट में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये किसमें है? ये बालकांड में आता है। किसमें आता है दोस्तों? बालकांड में आता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था इसलिए बोल रही हूँ, स्टार लगाकर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और जो जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे, मैं समझ जाऊंगी कि इन्होंने पूरी क्लास देखी है, तभी उनका कमेंट आया है। ठीक है, तो आपसे सवाल मेरा ये है कि हमारे जो पूरे कांड है उनके क्रम से, ठीक है, बिल्कुल पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उनके नाम आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप में से किस किस स्टूडेंट ने पूरी की पूरी क्लास देखी है और किसने नहीं देखी। ठीक है, तो फटाफट से देखो क्लास को और कमेंट करो और मुझे बताओ कि भाई किस किसने क्लास देखी है और किसने नहीं देखी। ठीक है, चलो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जो हमारे साथ कांड है उन सभी के नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको भेजें, बताएं कि मैम बहुत शानदार से क्वेश्चन क्रिएट करके हमारे लिए ला रहे हैं। हाँ, ये हाथ से लिख के ला रही हूँ, क्योंकि हाथ से लिखे हुए की बात ही कुछ और होती है, ये बिल्कुल। और मैं आपसे ये कहूंगी कि पीडीएफ की बजाय आप भी 10 क्वेश्चन लिखने में कितना सा टाइम लगता है, आप भी इनको हाथ से लिखो, इनके राइट आंसर को वहीं पे नोट करके रखो, क्योंकि ये आपके हमेशा के लिए एक डायरी बन जाएगी आपकी, जो बहुत काम आने वाली है। और ये क्वेश्चन कमाल के आगे आने वाले एग्जाम में यही आपको सफलता दिलाएंगे, चाहे नेट का, टीजीटी का, पीजीटी का, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।